हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग भारत का भूगोल का जो आपका एनसीईआरटी का देख रहे थे, और ये पूरी एनसीईआरटी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये आपको जो हूबहू जो है यहाँ पे मेंशन किया गया उसको देखते हुए चलना है। अब देखिए कारण ये है कि हूबहू देखते हुए चलने का, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा, चाहे आप बिहार की बात करें या नवोदय, केवीएस, ईएमआरएस या मतलब पीजीटी का कहीं का भी आप एग्ज़ाम देंगे, यूपी का छोड़ दीजिए, तो हर जगह के एग्ज़ाम जो वहाँ पे प्रश्न आपसे मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं, वो सारे के सारे प्रश्न आपसे कहाँ से पूछे जा रहे हैं, वो सब आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। और एनसीईआरटी में शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पे देखिए ऐप में आपका ऐड है, उसको भी आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट नोट्स के चक्कर में आप डायरेक्ट उसमें मत पढ़िएगा। अभी देखिए आपके पास कम से कम 12 से 15 दिन है, जो आपके अन्य पेपर अभी हमारे से होने वाले हैं। ठीक है? तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो आपका हूबहू यहाँ पे किताब में मेंशन किया गया, क्योंकि कई बार जो लाइन है किताब वाली वही पूछ देता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा स्पीड में चलूँगा, क्योंकि जो कहानी है उसको आप यहाँ पे समझते चलिएगा, और सारी चीज़ें जहाँ से प्रश्न आपका बनेगा वहाँ मैं हाइलाइट करते हुए चलूँगा। ठीक है? तो यहाँ पे कह रहा है कि गर्मियों में ज़्यादा पानी पीते हैं, तो ये सारी चीज़ें ये हो गई कि यहाँ पे देखिए एक और चीज़ मिल रहा है कि उत्तर-पूर्वी राज्यों में जलवायु का ये चैप्टर है। ठीक है? जलवायु का है, तो उसको थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे दे रहा है कि उत्तर-पूर्वी राज्यों में पहाड़ियों को छोड़कर सर्दियाँ क्या होती हैं? मृदु होती हैं, यानी कम सर्दियाँ पाई जाती हैं। विभिन्न ऋतुओं में मौसम की दशाओं में भिन्नताएँ भी पाई जाती हैं, और जो भिन्नता है किस कारण से होती है? तो ये आपका तापमान, वायुदाब, पवन की दिशा, गति, आर्द्रता और वर्षण। अब देखिए प्रश्न यहाँ से क्या बनाएगा, एक ये दे देगा कि मौसम के तत्व कौन से हैं? तो आप क्या लगाएँगे? मौसम के तत्व में आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है? जो आपका वायु की दिशा हो गई, गति हो गई, अब आपका यहाँ पे ह्यूमिडिटी है और रेनफॉल है। तो ये सभी क्या हैं? ये एलिमेंट ऑफ मानसून यानी मौसम के जो है ये एलिमेंट है, एक तरह से तत्व है, या जलवायु के तत्व भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है? तो आप ये मत सोचिएगा कि जो मौसम के तत्व हैं जलवायु के नहीं होंगे। जो मौसम के तत्व हैं आपके, वो जलवायु के भी तत्व होते हैं। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे, मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा मौसम के बारे में जान लीजिए। मौसम क्या है कि जो तत्काल परिवर्तन होता है, दैनिक परिवर्तन होता है, तो आपका क्या होता है? मौसम होता है। वही ये कह रहा है कि वायुमंडल की जो क्षणिक अवस्था क्या होगी? मौसम होगी। जबकि जो क्लाइमेट है, जलवायु है, ये क्या होती है? लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत होता है। अब लंबे समय की मौसमी दशाओं का मतलब ये है कि कभी-कभी 30 साल, 35 साल या 20-25 साल, यानी कि इस तरह से क्या होता है कि इसका निर्धारण होता है जलवायु का। तो मौसम जल्दी-जल्दी बदलता है, जबकि जैसे एक दिन में परिवर्तन हो गया सप्ताह में, तो आप ये गाना तो सुने होंगे, मौसम की तरह कहीं तुम बदल ना तो ना जाओगे। तो वही कहानी मौसम में होती है कि जो जल्दी-जल्दी परिवर्तन होता है मौसम में होता है, लेकिन जो क्लाइमेटिक चेंज होता है वो आपका जो है बदलाव 50 या इससे भी अधिक वर्षों में, यानी कि जो मिनिमम यहाँ पे मेंशन किया गया 50। अब देखिए अगर आपसे प्रश्न पूछ दें, जैसे जनरली कई की किताबों में आपको डीएस लाल वगैरह में जो क्लाइमेटोलॉजी है वहाँ पे मिल जाएगा 25 से 30 साल या 30 से 35 साल। ठीक है? अब आपसे मान लीजिए प्रश्न एक यहाँ से बना दें कि जलवायु में जो परिवर्तन होता है वो कितने वर्ष या उससे अधिक होता है? अब विकल्प में मान लीजिए आपका बना है 30, 40, 50, 60। ठीक? तो यहाँ पे एग्ज़ैक्ट आपका जो मेंशन किया गया 60 50, तो आप क्या लगाएँगे? 50 लगाएँगे। ठीक है? क्योंकि जो आपका नवोदय, केवीएस या बिहार की भी बात करें, आप बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी और आपका हरियाणा वाला भी जो आपका एचटेट है, वो भी आपका इसी बेस्ड होगा। ठीक है? तो यहाँ पे दिया गया, अपनी पहले की कक्षाओं में आप मानसून के बारे में पढ़ चुके होंगे। आपको मानसून शब्द का अर्थ भी ज्ञात है। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है, और भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी भी है। भारत की जलवायु कैसी? उष्ण मानसूनी है, जो दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण मानसूनी है, और जो दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। एक आपका यहाँ से क्लियर हुआ क्या? मानसून शब्द। ठीक है? तो यहाँ पे कह रहा है कि पवनों की दिशा के उत्क्रमण से हो जाता है, और भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण मानसूनी है, या दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। ठीक है? ये आपका क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए मानसून
जलवायु में एकरूपता एवं विविधता, मानसून और जलवायु में जो एक समानता क्या अन्यथा विविधता क्या है। मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करता है। मानसून जो जलवायु की व्यापक एकता के दृष्टिकोण से यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं, किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक विभिन्नताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यही जो भिन्नता है भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु के एक दूसरे से अलग करती हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण में केरल और तमिलनाडु की जलवायु, उत्तर में उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु से अलग है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो भारत में भिन्नता है, अलग अलग प्रदेशों की मौसम और जलवायु को अलग अलग करती है। जैसे आप केरल की बात करेंगे, तमिलनाडु की बात करेंगे, यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो अपना यूपी और बिहार की क्लाइमेटिक कंडीशन से क्या है, अलग है। फिर भी इन सभी राज्यों की जो जलवायु है कैसी है, मानसूनी प्रकार की। अब समझिएगा कि ये कह रहा है कि जो भारत का प्रदेश स्तर की बात करेंगे तो मौसम की तरह तो बदल तो जाओगे। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि मौसम में तो परिवर्तन है। केरल तमिलनाडु का जो मौसम है, यूपी और बिहार की जो मौसमी दशाएं हैं अलग अलग हैं। लेकिन यही कह रहा है कि यहाँ की जो संपूर्ण जलवायु है कैसी है, भारत की मानसूनी प्रकार की जलवायु है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। तो यही कह रहा है कि अलग होते हुए भी हमारा जो मानसूनी कैसे मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है, मानसूनी जलवायु है। तो भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम, वर्षा और ऋतुओं की लय तथा आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा की भिन्नता के रूप में भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको समझने वाली चीज क्या मिली कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में पवनों का प्रतिरूप हो गया, इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। ठीक है, पवनों का प्रतिरूप हो गया, तापमान हो गया, वर्षा ऋतु, ठीक है, आर्द्रता, शुष्कता की मात्रा, ये सभी क्या डिफाइन करते हैं, जो जलवायु का निर्धारण। अब आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा जलवायु निर्धारण के तत्व हैं, तो आप क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, जलवायु निर्धारण तत्वों में आपका तापमान, वर्षा, आर्द्रता, शुष्कता, पवनों का प्रतिरूप, ये सारा कुछ जो जलवायु निर्धारण के तत्व हैं। यानी किसी भी स्थान पे यदि आपको जलवायु डिफाइन करना, मौसम डिफाइन करना, तो कैसे करेंगे, वहाँ के टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ठीक है, और वहाँ की जो विंड पैटर्न है, ठीक है, उसको आप देख के करेंगे। ठीक, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। बहुत तेज तो चल नहीं रहा हूँ, यहाँ पे कुछ अलग आपको देखना नहीं, जहाँ पे आपसे प्रश्न बनेगा उसको मैं हाईलाइट करते हुए चल रहा हूँ। अगर आप नोट डाउन कर पाएँ तो यहाँ से कर लीजिए। इन प्रादेशिक विविधताओं का जलवायु के उपवर्गों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। आइए हम तापमान, पवनों, वर्षा, इन प्रादेशिक भिन्नता जरा गौर कर लें। ठीक है, चलिए गौर कर लीजिए। गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम कई बार क्या होता है, 55 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर लेता है, जबकि सर्दियों में लेह के आसपास का जो टेम्परेचर है -45 हो जाता है। ठीक है, राजस्थान के चूरू जिले में जून के महीने में किसी दिन का तापमान जो है 50 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे अधिक हो जाता है, जबकि उसी दिन जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तापमान जो है लगभग 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब ये कह रहा है कि जून के महीने में सबसे अधिक तापमान कहाँ पे देखा जाता है, ये राजस्थान का जो चूरू जिला है, चूरू डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे देखा जाता है। कितना जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस जाता है। राइट हुआ। इसी समय कब, जून के महीने में ही सबसे कम तापमान जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसीलिए ध्यान दे के आपको चलना है। आगे देखिए, दिसंबर की रात में जो लद्दाख के द्रास में, अब देखिए जून में तो आपने देख लिया, अब यहाँ से प्रश्न क्या बना सकता है, चलिए एक प्रश्न आपको बता दे रहे हैं बना के। यहाँ पे जो है ये ओपन कर दिया हूँ मैंने। ठीक, अब यहाँ से मान लीजिए कि मैं प्रश्न आपके लिए बनाऊँ। पहला प्रश्न ये बना दूँ कि जून के महीने में अधिकतम तापमान वाला जिला कौन सा है। अब देखिए जब ये आपका प्रश्न बनाएगा तो ये कथन कारक की तरह की बना सकता है। अधिकतम तापमान वाला जिला कौन सा हो गया, राजस्थान का चूरू, कौन सा जिला, चूरू। और निम्नतम जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल का जो है तवांग। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया। अरुणाचल का तवांग जो है क्या हो जाएगा, न्यूनतम में आ जाएगा आपका। ठीक है, अब यहीं दिसंबर की बात कर लेते हैं। अब दिसंबर पे आ जाइए, जो आपके यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है दिसंबर की किसी रात में जो लद्दाख के द्रास में जो टेम्परेचर होता है -45 होता है, और इसी समय
उसी रात को तिरुवनंतपुरम या चेन्नई में जो टेम्परेचर होता है 20 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो प्रश्न बना सकता है वो इस तरह से भी बना सकता है। यहाँ पे कह दिया जैसे यहाँ पे ये कहते हैं कि दिसंबर में जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है कहाँ पे देखा जाता है, तो ये आपका दक्षिण में तमिलनाडु में। कहाँ पे कितना होता है 20 से लेकर 22 के आसपास। और यही जो है द्रास सेक्टर में न्यूनतम हो जाता है -45 डिग्री के आसपास हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे होता है, तो द्रास सेक्टर में -45 में मान चलिएगा। और अधिकतम तापमान जो आपका जून महीने में होगा चुरू जिले में होता है। ठीक है। ये 50 डिग्री के आसपास पहुँचेगा। और जून महीने में जो निम्नतम होगा ये आपका यहाँ पे 19 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचेगा, 19 डिग्री सेल्सियस। ठीक। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा और इसको इसी तरह से आप नोट डाउन करते चलिएगा। उपयुक्त उदाहरण क्या पुष्टि करते हैं कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो तापमान में क्या है कि ये ऋतु के अनुसार परिवर्तन पाया जाता है। ग्रीष्म और शीत ऋतु में इनके अलग अलग टेम्परेचर हो जाते हैं। और यहीं पे मेंशन किया है कि इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान के 24 घंटे के तापमान को दर्ज कर लें तो उसमें भिन्नताएं भी कम प्रभावशाली नहीं होती हैं। जैसे केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 डिग्री से 8 डिग्री का अंतर पाया जाता है। लेकिन यही थार मरुस्थल में यदि एक दिन का तापमान जो 50 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ जो रात का टेम्परेचर है वो 15 to 20 हो जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपका दीर्घ पार्थिव विकिरण है धरातल से क्या होती है, दीर्घ पार्थिव विकिरण जो उष्मा आपका दिन में मान लीजिए कि 50 डिग्री पहुंच जा रहा है। अब इसको क्या किया है धरातल ने ऑब्जर्व किया। अब ये अचानक जो है शाम होते होते क्या 2 बजे के बाद जो है आपका एनर्जी रिलीज करेगी धरातल। इसको हम लोग दीर्घ पार्थिव यानी कि लॉन्ग टेरेस्ट्रियल वेव कहते हैं। और इसी के रूप में वायुमंडल भी आपका क्या होता है धीरे धीरे गर्म होता जाता है। ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे आ जाइए। आइए अब हम वर्षण की थोड़ा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, इसमें देख लें रिकॉर्डिंग चल रही है, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपका बीच में ये ठीक। यहाँ पे कह रहा है कि हम वर्षण की प्रादेशिक विविधताओं की बात करें तो हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, जबकि देश के अन्य भागों में जो वर्षण है ये क्या होता है जल की बूंदों में होता है। इस प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों में अंतर नहीं है बल्कि क्या है वर्षण की मात्रा में भी अंतर पाया जाता है। यही मेघालय की बात आप करेंगे तो खासी पहाड़ियों में जो चेरापूंजी है और मासिन राम है, यहाँ पे जो औसत वार्षिक वर्षा है यानी एवरेज रेनफॉल जो है ये आपका कितना है 1080 या इससे अधिक भी है। ठीक है। इसके विपरीत राजस्थान के यदि जैसलमेर की बात करें तो औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पे लगभग 9 सेंटीमीटर या उससे अधिक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज़ आपके लिए क्या होगी कि ये आप समझिए कि जो वर्षण है उसमें भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, न केवल टेम्परेचर की बल्कि वर्षण की भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जलवायु के निर्धारण करने वाले तत्व। जैसे भारत की जलवायु के निर्धारण करने वाले तत्वों में हमने टेम्परेचर देख लिया कि जून के महीने में टेम्परेचर अधिक होता है, कहाँ पे कम होता है ये भी हमने मेंशन किया। दिसंबर में कहाँ ज़्यादा होता है कहाँ कम होता है ये भी मैंने मेंशन किया। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि वर्षण की। वर्षण में हमने बात किया कि हिमालय वाला जो रीजन है हिमालय में वहाँ पे जो वर्षा प्राप्त होती है हिमपात के यानी बर्फबारी के रूप में होती है। और जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे जल की बूंदों के रूप में प्राप्त होती है। यदि सर्वाधिक वर्षा की बात आप करें तो मेघालय में चेरापूंजी या मासिन नाम की पहाड़ियों में लगभग 1080 औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर के आसपास होती है। यहीं यदि हम राजस्थान के जालौर की बात करें तो यहाँ पे वर्षा 9 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो मरुस्थल है उसका निर्धारण भी वर्षा के आधार पे होता है। जहाँ पे आपका 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये आपका धीरे धीरे जो है क्या होती है मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत आ जाती है। मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित तुरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जितना कि जैसलमेर में 10 वर्षों में होती है। सोचिए। अब देखिए एक पॉइंट और आपको मिल गया ना। अब यहाँ से एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि तुरा क्या है, तुरा किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये अधिकतम वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। कह रहा है कि तुरा में एक दिन में ही उतनी वर्षा हो जाती है जितना कि आपके जैसलमेर में पूरे 10 वर्ष मिला के होती है। उत्तर पश्चिमी हिमालय और पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा कितनी होती है 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से भी अधिक। अब समझिएगा यहाँ से यदि मैं आपका यहाँ पे मैप बना दूँ, ठीक।
अब यहाँ पे देखिएगा ये कह रहा है कि, और इधर आ जाते हैं, मेघालय भी यहाँ पे बन गया आपका। ये कह रहा है कि जो आपका उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय है, और यहाँ पे कह रहा है कि 10 वर्षों में उत्तर पश्चिमी हिमालय, यहाँ पे आप देखिएगा उत्तर पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उत्तर पश्चिम कौन सा हो, ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कि उत्तर पश्चिमी हिमालय में, या जो मरुस्थल वाला इलाका है, यहाँ पे जो है वर्षा कितनी होती है, बहुत कम होती है, 10 सेंटीमीटर के आसपास। रीजन क्या है कि जब यहाँ से मानसून आता है तो यहाँ पर सब वर्षा कर देगा, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसमें जो आर्द्रता होती है, क्या होती है, खत्म हो जाती है। इसी कारण से यहाँ पे कम वर्षा हो पाता है। अब यही कह रहा है कि जबकि यहाँ पे जो पूर्वोत्तर आपका है, ठीक है, जबकि उत्तर पूर्व में जो मेघालय है, यहाँ पे 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ से जो मानसूनी हवाएं उठती हैं, उसका यहाँ से बाइफरगेट हो जाती हैं, दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाएंगी। और यहाँ पे मेघालय में कीपाकार पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतियाँ, जो तीनों पहाड़ियाँ हैं कीप आकार की, और यहाँ पे इधर से जो मानसूनी हवाएं आती हैं, ये इसमें फंस जाती हैं, और फंसने की वजह से क्या हुआ, उनका संघनन हुआ, संघनन के बाद वर्षा हो जाती है, और इसी वजह से यहाँ पे आपका सर्वाधिक वर्षा की प्राप्ति भी होती है। तो ये आपका क्लियर हो गया। चलिए, जुलाई या अगस्त की बात कर लें। जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा या उड़ीसा के तटीय भागों में हर तीसरे या पांचवें दिन प्रचंड तूफान के साथ क्या होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। कब होती है, जुलाई या अगस्त में होती है। कहाँ पे, गंगा डेल्टा यानी सुंदरवन, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में, ठीक है। जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर स्थित जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट क्या होता है, शांत और शुष्क रहता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो जुलाई अगस्त है, इस समय यहाँ पे आपका जो सुंदरबन डेल्टा हो गया, इधर उड़ीसा के तट हो गए, यहाँ पे वर्षा होती है और प्रचंड तूफान के साथ वर्षा होगी। लेकिन यहीं पे आपका बगल में आपका तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है, यहाँ पे ये क्या होता है, शांत और शुष्क रहता है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा कब होती है, जून से लेकर सितंबर के बीच होती है। लेकिन तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जो वर्षा होती है, कब होती है, ये शीत ऋतु से या जाड़ों में होती है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्षा होगी वो आपका लौटते हुए मानसून से वर्षा की प्राप्ति होती है, जिसे हम लोग लौटता हुआ मानसून कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका क्लियर हो गया। नीचे आ जाइए। इन सभी विभिन्नताओं और विविधताओं के बावजूद भारत की जो जलवायु है, अपनी लय और विशिष्टता में क्या है, मानसूनी जलवायु है। तो भारत की जलवायु कैसी हो जाएगी, अभी भी आपका मानसूनी है, इतनी विविधताओं के बावजूद भी। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज, और ये आपके लिए अति इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे आपका मेंशन क्या किया गया है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अभी आप क्या पढ़ रहे थे, आप जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को ही पढ़ रहे थे, जिसमें आपने तापमान और रेनफॉल को देखा। अभी देखिए यहाँ पे जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन से। पहला है अक्षांश। तो भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है उसकी बात की जा रही है कि भारत की मुख्य, अब देखिए प्रश्न में डायरेक्ट यही पूछेगा, और यही हूबहू ऑप्शन भी बना देगा। अक्षांश दे दिया, तापमान दे दिया, वर्षा दे दिया, और एक और बना दिया सभी। क्या लगाएंगे, सभी प्रभावित करेंगे। तो भारत की जो मुख्य भूमिका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पहले से ही आप जानते ही हैं। ठीक है, कर्क रेखा जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में देश के मध्य से गुजरती है, लगभग 8 राज्यों से। इस प्रकार भारत का जो उत्तरी भाग है क्या हो गया, यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय, और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित जो भाग है वो क्या हो गया, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, यदि आप यहाँ पे मैप बना लेंगे, ये आपका यहाँ से हो गया कर्क रेखा, और यहाँ से आपका इंडिया का मैप देखिए रफली हमने ड्रा कर दिया। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल दिए, शीतोष्ण वाले क्षेत्र में आ जाएगा। नीचे वाला जो पार्ट है ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाएगा। उष्णकटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, पूरे साल जो टेम्परेचर जो है ज़्यादा रहता है, कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव यहाँ किया जाता है। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में क्या होता है, भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण यहाँ पे उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ यहाँ पे क्या होती है, विषम जलवायु पाई जाती है। ठीक, हिमालय पर्वत जो उत्तर में ऊंचा हिमालय और अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका भी निभाता है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप के उत्तरी वनों से क्या होती, अभेद्य सुरक्षा भी प्रदान करती है। और यहाँ पे ठंडी कैसी होती है, जमा देने वाली ठंडी उत्तरी ध्रुव के निकट पैदा होती है और मध्य पूर्वी एशिया में आर पार बहती है। इस प्रकार हिमालय पर्वत मानसूनी पवनों को रोककर भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण भी बनता है। तो इससे हिमालय का महत्व भी आपने समझ लिया।
अब प्रश्न आपसे एक पूछा जाता है कि यदि हिमालय नहीं होता तो क्या होता? तो अपना पूरा ये जो अ, उत्तर का विशाल मैदान है भारत का, ये पूरा जो है बर्फबारी से पूरी तरह से ढका होता। ठीक है, और इसी की वजह से क्या होती है कि यहाँ पे वर्षा भी नहीं हो पाती और पूरा जो ठंडी हवाएं इधर से ये रोक लेता है अपना, वो सारी ठंडी हवाएं यहाँ पे आती है और इसकी वजह से पूरा जो है ये बर्फ बारी यहाँ पे होती है और ठंडी पवनें चलती। ठीक है, तो आपका हिमालय पर्वत की स्थिति हो गई। आपने अक्षांशी विस्तार के बारे में जान लिया कि अक्षांशों की वजह से ही। अब देखिए जल और स्थल का वितरण जो है किस तरह से भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। तो भारत के दक्षिण में क्या है, तीन ओर से हिंद महासागर, और उत्तर की ओर ऊंची जो क्या है, पहाड़ियाँ हैं। स्थल की ओर, स्थल की अपेक्षा जल क्या होता है, देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। जल और स्थल के इस विभेदी तापमान के कारण जो भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। वायुदाब में भिन्नता मानसूनों के उत्क्रमण के कारण होते हैं। अब देखिए एक प्रश्न यहाँ से और बन गया कि वायुदाब में भिन्नता क्यों होती है, तो मानसूनी जो पवने हैं इनके उत्क्रमण की वजह से वायुदाब में अलग अलग भिन्नताएं देखने को मिलती है। अब जल और स्थल का वितरण की हम लोग बात करें तो यदि आपका ये इंडिया को ले लीजिए, यहाँ चारों तरफ क्या है, जल है। इधर आपका अरेबियन सी, बंगाल की खाड़ी, इंडियन ओशन पूरा टोटल मिला के। अब जहाँ पे क्या होता है कि जैसे अभी गुजरात में इस टाइम यदि बात करें तो सर्वाधिक जो ठंडी होगी, इधर आपका उत्तर के विशाल मैदान, इधर ठंडी ज़्यादा पड़ेगी। लेकिन आपका जो गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, जो समुद्र के किनारे हैं वहाँ पे ठंडी कम पड़ती। कारण ये है कि जो जलीय समीर और स्थलीय समीर का कॉन्सेप्ट है कि जल क्या होता है, जल्दी यानी देर से गर्म और देर से ठंडा होता है, और जो स्थलीय भाग है ये जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो यहाँ पे वायुदाब वाली स्थिति उत्पन्न, यहाँ पे जैसे लो टेम्परेचर हो जाएगा भाई, जल्दी ये गर्म हो गया जल्दी ठंडा हो गया, तो उसी हिसाब से लो और हाई टेम्परेचर हो जाएगा। जब यहाँ पे लो टेम्परेचर होगा और यहाँ पे समुद्रों में हाई प्रेशर होगा और यहाँ पे लो प्रेशर, तो यहाँ से हवाएं क्या होंगी, हाई प्रेशर से लो की तरफ आएंगी। ठीक है, तो ये जो हवाएं होंगी ये क्या होंगी, अपेक्षाकृत स्थलीय भाग से ज़्यादा गर्म होंगी और इसकी वजह से यहाँ का जो जलवायु है वो क्या होगी, यहाँ टेम्परेचर क्या होगी, वो अधिक ठंडा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से आपका जो जलीय समीर है वो चल रही है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। ये चीज़ें आप समझ गए कि इसीलिए देखते हैं आपके गुजरात में कम ठंडी पड़ती है, मुंबई में कम ठंडी पड़ती है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी जो है गुजरात में पड़ती है, ना बहुत ज़्यादा ठंडी गुजरात में पड़ती है। तो कारण यही है स्थल और जल का वितरण। समुद्र तट से दूरी की हम लोग बात करें तो लंबी जो तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेश में समकारी जलवायु पाई जाती है। ध्यान रखिए कैसी जलवायु, समकारी। तो भारत के अंदरूनी भाग जो है समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। सेम यही कंडीशन जो अभी जस्ट हमने आपको बताया कि किस वजह से जो है गुजरात में ना तो अधिक टेम्परेचर, ना तो अधिक ठंडी वहाँ पे, यानी ना तो ज़्यादा गर्मी ना तो ज़्यादा ठंडी वहाँ पे होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है और यही कारण है कि मुंबई तथा कोंकण के तट, मुंबई और कोंकण के तट के निवासी जो है तापमान की विषमता और जल ऋतु परिवर्तन का अनुभव क्या करते हैं, नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर समुद्र तट से जो दूर होते हैं आंतरिक भागों में, दिल्ली हो गया, कानपुर है, अमृतसर है, मौसमी परिवर्तन यहाँ पे पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो आपने ये समझ लिया। अभी ऊपर वाला बाद में समझाएंगे, पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए। अब देखिए समुद्र तल से ऊंचाई भी क्या करती है कि मानसूनी जल भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है। तो आपने क्या क्या देखा, अक्षांश देख लिया, जल और स्थल का वितरण देख लिया, समुद्र तट से दूरी देख लिया। अब समुद्र तल से ऊंचाई देख लीजिए। ऊंचाई के साथ क्या होता है, टेम्परेचर जो है घटता जाता है, ये आपको पता ही है। तो विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेशों में मैदानों की तुलना में जो वायु होती है वहाँ पे कम होती है, तो इसलिए वो ठंडे हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम लोग बात करें, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस, जबकि दार्जिलिंग में यह 4 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए एक और प्रश्न आपका मिल गया, और ये बहुत बार आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्या रीजन है कि दार्जिलिंग और आगरा दोनों सेम लैटिट्यूड पे हैं, एक ही अक्षांश पे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आगरा में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यानी ठंडी कम पड़ती है, दार्जिलिंग में ठंडी ज़्यादा पड़ती है। तो रीज़न क्या हुआ कि समुद्र तल से जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा कि जो सघन वायु है, यानी वायु का जो
डेंसिटी है वो क्या होगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे और टेम्परेचर भी घटता जाएगा। तो ऊंचाई पे बढ़ने पे अब दार्जिलिंग जो है समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचाई पे है और आगरा उसकी अपेक्षा कम है, इसलिए जो है आगरा में ठंडी कम और दार्जिलिंग में ज़्यादा होती है। यानी टेम्परेचर यहाँ पे 4 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 16 डिग्री है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आई आपको। देखिए एनसीईआरटी आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको कुछ न कुछ नया चीज़ें मिलेंगी और ये चीज़ें आप नोट डाउन करते चलिएगा। तो भारत का जो भौतिक स्वरूप, उच्चावच की बात करें तो भारत का भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच तापमान, वायदा, पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को भी प्रभावित करता है। अब यहाँ पे प्रभावित करने वाले एक और कारकों में क्या हो गया, उच्चावच जुड़ गया। तो कह रहा है कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है या उच्चावच है, इसको क्या करता है, तापमान, वायदा यानी प्रेशर, पवनों की गति, दिशा, ढाल की मात्रा और वितरण भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट और असम की यहाँ पे बात कर रहा है, असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि इसी के दौरान जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, इसके साथ लगी दक्षिणी पठार पवनाभिमुखी की स्थिति में कारण जो है यहाँ पे क्या होता है, कम वर्षा प्राप्त करती है। ठीक है, अब यहाँ पे पवनाभिमुखी और पवनाभिमुखी समझ लीजिए। पहले यहाँ पे आ जाइए कि क्या कह रहा है कि जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट और असम के पवनाभिमुख ढाल पे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए फिगर में बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको एक समझने के लिए है, बहुत ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइएगा कि यहाँ तो ये सही फिगर नहीं बना, बस समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि जो जून जुलाई का टाइम पीरियड होता है, यहाँ पे पश्चिमी घाट पे ज़्यादा वर्षा प्राप्त होगी। ठीक है, इसके अलावा जो असम वाला रीजन है, असम यहाँ पे इसका जो पवनाभिमुख ढाल है, भिमुख मतलब कि जो फ्रंट वाला, ठीक है, जैसे इधर से पवने आ रही हैं, इसके सामने जो पहाड़ है, इसका जो ये वाला पार्ट है ये पवनाभिमुख हो जाएगा और ये वाला विमुख। जैसे ये नहीं कहते कि आपने मुख फेर लिया यानी विमुख हो गए, और आप विमुख हैं तो सामने हैं, विमुख हैं तो पीछे हैं। अब ये वाला जो है, जैसे पुणे को बोला जाता है वृष्ट छाया प्रदेश, तो रीजन ये है कि जब यहाँ पे मान लीजिए कि आपका जो पश्चिमी घाट है, अब यहाँ से ये हवाएं टकराएंगी तो इसकी वजह से क्या होगा, जो संघनन हो जाएगा। भाई जो एनर्जी हवाओं में है वो एनर्जी अडाप्ट कर देंगी इसको, पठार पहाड़ों को, जब यहाँ पे टकराएंगी तो ये संघनित होंगे और वर्षा यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके ऊपर तो ये जा नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे इनकी जो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा है वो खत्म हो गई लगभग। अब जो बचेंगे भी तो उसमें आर्द्रता रह नहीं जाएगी, तो जब आर्द्रता रह नहीं जाएगी तो इधर आएंगी तो ये वर्षा नहीं करेंगी। इसीलिए पुणे वाला जो रीजन होता है क्या होता है, वो वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। यानी कि ये आपका रीजन क्या होता है, वर्षा यहाँ पे ज़्यादा प्राप्त नहीं होती है। ये कह रहा है किसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगी दक्षिणी पठार पवनाभिमुख स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। तो यहाँ पे ये आपका साउथ प्लेट्यू की बात कर रहा है, तो इस पे क्या होता है कि ये कम वर्षा प्राप्त करता है। रीजन क्या है कि ये वृष्ट छाया प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब उम्मीद है कि ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, रिवाइज में आप इतना जानिए कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में आपका जो अभी आपने पढ़ा, अक्षांश पढ़ा आपने, ठीक है, समुद्र तट से दूरी आपने पढ़ा, और आपने क्या पढ़ा, जल और स्थल का वितरण आपने पढ़ा, जल और स्थल का वितरण आपने पढ़ा। इसके अलावा समुद्र तल से ऊंचाई आपने पढ़ा, और आपने क्या पढ़ा, उच्चावच पढ़ा। अब देखिए प्रश्न यहीं से बनाएगा, ये क्या है, भारत की जलवायु को या भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब देखिए शार्ट नोट्स जो बनाया जाता है वो ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक, अब यहाँ से आपको इतना ही मिलेगा, लेकिन अभी आपने वहाँ पे ये पढ़ा था कि समुद्र तल से ऊंचाई में कि आगरा और दार्जिलिंग दोनों एक ही लैटिट्यूड पे हैं। ये प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा गया, यूपीएससी में भी पूछा गया। आगरा और दार्जिलिंग सेम लैटिट्यूड पे, एक ही अक्षांश पे हैं, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जो है 16 डिग्री सेल्सियस है और यहीं पे टेम्परेचर सेम टाइम पे आपका 44 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री।
तो रीजन क्या है कि समुद्र तल से ऊंचाई जैसे बढ़ती जाएगी टेम्परेचर कम होता है और विरल वायु वहाँ पे हो जाती है, ठीक है। उच्चावच में आपने पढ़ा कि जो आपका पश्चिमी घाट है वो ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है, जबकि जो पुणे वाला है दक्षिण का जो पठार है वो वृष्टि छाया में आ जाता है, कम वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा भारतीय मानसून के बारे में चर्चा कर लिया जाए। इसके बारे में देख लेते हैं क्या माहौल है इसका। ठीक है। भारतीय मानसून की प्रकृति के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि मानसून एक सुपरविज जलवायु घटक है। तो ये प्रेक्षण कहानियाँ हैं ये सब, ठीक है। पिछले कुछ दिनों में इसका तोड़ सामने आया, जबकि ये आप पढ़ लीजिएगा कहानी। इसके ऊपर एक टॉपिक छूटा था, ITCZ, ठीक है। इसको देख लीजिए। ITCZ आपके जो मानसूनी यानी भारत के जो मानसून के थ्योरी हैं, सिद्धांत हैं विभिन्न प्रकार के, उसके लिए ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ, ये पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है। विषुवत वृत्त पर स्थित अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र है ITCZ? ये कैसा क्षेत्र है? ये आपका लो प्रेशर वाला बेल्ट होता है। इस क्षेत्र में क्या होता है, व्यापारिक पवनें मिलती हैं, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती हैं। जुलाई के महीने में जो ITCZ है ये 20 से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास गंगा के मैदानों में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये समझिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया, UGC नेट में भी पूछा गया है कि जुलाई के महीने में ITCZ उत्तर शिफ्ट होता है या दक्षिण शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे कि 20 से लेकर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास उत्तरी उत्तर के विशाल मैदान या गंगा के मैदान में जो ITCZ है ये शिफ्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। जो ITCZ है इसे हम लोग मानसूनी गर्त कहते हैं। ये मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत का जो तापीय निम्न वायुदाब के विकास को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। ITCZ जब उत्तर की ओर खिसकता है तो इसके कारण क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं ये 60 डिग्री से लेकर 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवतीय वृत्तों को क्या करती हैं, पार कर जाती हैं, ठीक है। और कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण क्या होता है कि विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की जो दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से क्या होती है, उत्तर पूर्व की हो जाती है, और यही दक्षिण पश्चिम मानसून भी है। शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है और इसी के अनुसार पवनों की दिशा क्या होती है, दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है, और ये क्या होता है, उत्तर पूर्वी मानसून है। समझ में आई बात कि जो मानसून का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, मैकेनिज्म है, वो ITCZ पर बेस्ड है। यहाँ पे ये कह रहा है कि जब शीत ऋतु होती है तो जो ITCZ है ये आपका दक्षिण की ओर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि 20 से लेकर 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की तरफ शिफ्ट होगा। तो जो आपका दक्षिणी पश्चिमी पवनें होती हैं तो ये आपका नॉर्थ हो गया या साउथ, ये आपका ईस्ट या वेस्ट, ठीक है। ये क्या होंगी, उत्तर पूर्वी हो जाएंगी, ठीक है, उत्तर पूर्व की तरफ ये चलने लगेंगी। और यही क्या होता है, दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पूर्वी इस तरह से आएंगे तो ये उत्तर पूर्वी हो जाएंगे, इधर से इधर दिशा होगी, ये इधर जाएंगे तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। और वही जो उत्तर पूर्व होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून कहते हैं। और जो दक्षिण पश्चिम है इसको हम लोग कहते हैं कि मानसून आया है। तो ये जून में लगभग आता है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि जुलाई के महीने में जो आपका ITCZ है इसकी शिफ्टिंग हो जाती है, और ये किधर शिफ्ट होता है, ये अपना नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता है, 20 से लेकर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों की तरफ शिफ्ट होता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे मानसून गर्त भी जनरेट हो जाता है उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर, जो तापी निम्न वायुदाब को ये के विकास को प्रोत्साहित करता है। जब यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होगा तो लो प्रेशर जनरेट होने की वजह से क्या होगी, जो समुद्र से हवाएं होंगी, यहाँ पे समझिएगा, समुद्र से हवाएं होंगी इधर आएंगी तो ये आपका यहाँ तक क्या होंगी,
उत्तर पूर्व की तरफ यहाँ तक आएंगी, ठीक है। जैसे ही इधर जाएंगी दक्षिण पश्चिम हो जाएंगी, किस वजह से? कोरियालिस प्रभाव के कारण जैसे ये वृत्त को पार करेंगी तो व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होगी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है, और यही दक्षिण पश्चिम मानसून जो है शीत ऋतु में क्या होता है? दक्षिण की ओर खिसक जाता है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो आईटीसी जेड से सोचिए, पूरा आपका ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है और उत्तर वाला मानसून क्या होता है, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं भारतीय मानसून की प्रकृति, यही हम लोग बात कर रहे थे। तो अभी थोड़ा सा आप एल निनो के बारे में जान लीजिए, क्योंकि हर बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है एल निनो के बारे में। अब देखिए बहुत ही अपडेटेड है ये, 2023-24 का अपडेटेड है। अब इसको आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यदि आप चाहें, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है कि एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद क्या होता है? प्रकट होता है। अभी इस समय एल नीनो के प्रभाव की वजह से क्या हो रहा है कि भारत में जो गेहूं की उपज है अब की बार कम होगी। रीजन ये है कि भारत की जो मिट्टी है उसमें नमी की मात्रा धीरे धीरे कम हो जा रही है। रीजन ये बताया जा रहा है कि एल नीनो का प्रभाव सक्रिय है। ठीक, इस कारण से क्या होता है? संसार के विभिन्न भागों में सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, मौसम की चरम अवस्थाएं भी आती हैं। इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। एल नीनो के बारे में एक प्रश्न आपका श्योर रहेगा, इसको पढ़ लीजिएगा। तो एल नीनो कैसी घटना है? ये महासागरीय और वायुमंडलीय दोनों परिघटनाएं इसमें शामिल होती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में या पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा है। तो एल नीनो किस प्रकार की धारा है? एल नीनो ला नीनो दोनों जो है गर्म जल धाराएं हैं। इससे भारत सहित अनेक स्थानों के मौसम प्रभावित होते हैं। एल नीनो जो है भूमध्य सागरीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है, जो इक्वेटोरियल वार्म करंट है, इसी का एक विस्तारित रूप है। और यहाँ पे यदि हम फिगर आपको यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। ये आपका पेरू का तट हो गया, यहाँ से आपका ये उठती हैं जो जलधारा है, क्योंकि ये नीचे की तरफ आएगी। पेरू या अम्बोल्ड की जलधारा इसे कहते हैं। तो पेरू की के निकट जो है ये उत्पन्न होती है, जो आपका एल नीनो या ला नीनो है, ठीक है। और ये वायुमंडलीय या महासागरीय दोनों प्रकार की घटनाएं इसमें शामिल होती हैं। ये इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रीवियस ईयर सॉल्व करते होंगे तो आपको ये मिलेगा। कहाँ से उत्पन्न होती? पूर्वी प्रशांत महासागर से उत्पन्न होती। कथन कारण में पूछा गया है। किस तट के निकट? पेरू के तट के निकट। कैसी जलधारा है? समुद्री जो है ये उष्णकल जलधारा है, यानी वार्म करंट है, ठीक है। भारत सहित अनेक स्थानों के मौसमों को प्रभावित करती है। किसका ये विस्तार है? इक्वेटोरियल वार्म करंट का विस्तारित रूप है, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरू या हम्बोल्ट की जो जलधारा है, ठीक है, इसको क्या करती है? प्रतिस्थापित करती है। यह धारा पेरू के तट के जल के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देती है। समझ में आ रही है बात? यानी कि जो हम्बोल्ट की जलधारा कैसी है? ये आपका ठंडी जलधारा होती है, तो वो इसको रिप्लेस करती है और वहाँ का टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देती है। और इससे क्या क्या परिणाम होते हैं एग्जाम में? आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो टॉपिक है, ये पॉइंट है, ये कोई भी एग्जाम देंगे आप, वहाँ पे हर बार पूछा गया, प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे मिलेगा। तो जो आपका एल नीनो है उसके क्या परिणाम हो सकते हैं कि भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में क्या होती है? विकृति होती है। समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता होती है, यानी कि जो वाष्पीकरण होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। प्लवक की मात्रा में कमी होगी, जिससे समुद्र में जो मछलियों की संख्या होती है घट जाती है। प्लवक क्या होते हैं? जिसको मछलियाँ खाती हैं। तो जब प्लवक जो है उसकी संख्या कम होगी तो मछलियों के जो भोजन है उसमें कम हो गया, और जब मछलियों के भोजन कम हो गए तो भाई मछलियाँ भी धीरे धीरे कम होंगी। ठीक, एल नीनो का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये बालक ईसा का होता है, यानी शिशु ईसा, क्योंकि यह जो धारा होती है दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। देखिए ये जो टॉपिक है ना ये इतना इम्पोर्टेंट है। देखिए यूजीसी नेट में भी पूछा, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये लाइन पूछी गई है। ठीक, इसको आपको पूरी तरह से पढ़ के एकदम रट डालना है, क्योंकि ये इतनी बार पूछा गया है। ठीक, ये क्या क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, परिणाम जरूर ध्यान रखिएगा।
और क्योंकि यह धारा कब होती है, दिसंबर में होती है, इसीलिए इसको बालक ईसा ऐसा ईसा शिशु भी कहते हैं। क्रिसमस के आसपास ये नज़र आती है। पेरू जो है ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर, गर्मी का महीना यहाँ पे होता है दिसंबर में, ठीक है। और कह रहा है कि भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल निनो का उपयोग होता है। 1990 से 91 में एल निनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। इस कारण से देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में 5 से लेके 12 दिन की जो है देरी हुई थी। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। यहाँ पे दे रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की जो तिथियां हैं ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, इधर जो ये दिया गया है ये जुलाई के टाइम पे जो मानसून आएगा उसका मेंशन किया गया है, ठीक। ये जुलाई में जो मानसून आपका आएगा 1 जुलाई के पास, इधर 15 जुलाई के पास, इधर 15 जून के आसपास, ठीक है। और ये 10 जून के आसपास, इधर 5 जून के आसपास, और ये आपका 1 जून के आसपास। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं आपसे एग्जाम में। तो जब ये पूछा जाएगा कि जो जैसलमेर है वहाँ पे कब तक पहुँच जाता है, तो ये आपका 15 जुलाई के आसपास। या राजस्थान में कब तक पहुँचेगा, तो 1 जुलाई, ये 15 जून के बाद यानी 1 जुलाई के आसपास यहाँ पे आपका ये दस्तक देता है मानसून, ठीक है। और 15 जून के आसपास आप जानते हैं कि अपने यहाँ आपके यूपी में, जयपुर में भी, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, श्रीनगर में, ये सब रीजन जो है 15 जून के बाद वाले हैं। और यहाँ पे जो आपका और चीज़ें मेंशन किया गया है, 10 जून के आसपास कहाँ हो जाएगा, किस रीजन में, तो 10 जून के आसपास जो आपका आएगा अहमदाबाद, ठीक है, भोपाल, नागपुर, ये वाला रीजन आ जाता है। और यहीं जो है 5 जून की हम लोग बात करें तो 5 जून में आपका ये हैदराबाद हो गया, ठीक है, भुवनेश्वर हो गया, यहाँ पे आपका मानसून आता है, कोलकाता हो गया, ये सब 5 जून वाले, यहाँ पे आपका कोलकाता है, ये 5 जून वाले में आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये शहर जो है कई बार देखे एग्जाम में पूछा गया है कि पटना में या भोपाल में, नागपुर में, अहमदाबाद में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इसकी दस्तक कब होती है, ठीक। और भारत में जो आपका ये आता है ये माना जाता है कि भाई 1 जून को भारत में आ जाएगा। 1 जून को कहाँ पे आएगा ये, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, ठीक है, बंगलोर, यहाँ पे जो है आपका ये 1 जून से 5 जून के बीच ये देखा जाएगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर में आप देखिए, यहाँ पे देखिए आपका मानसून 28 मई में ही म्यांमार में जो है 28 मई में भी आ जाएगा, ठीक है। म्यांमार की बात कर रहा है। 1 जून को यहाँ पे देखिए आपका त्रिपुरा है, मिजोरम है, यहाँ पे आपका 1 जून के आसपास आ जाएगा। इधर आपका शिलांग, इम्फाल, ये 1 से लेके 5 के बीच यहाँ पे होता है, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की आगमन तिथियां हैं, कब कब ये आएगा, तो ये सामान्य तिथियां हैं, ठीक है। इसमें अंतर भी देखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया, मानसून आरंभ कब से होता है, मानसून विच्छेद कब से होता है। तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा भी है, तो इसको हम लोग कोशिश करके 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे अभी ये जान लीजिए कि दक्षिण पश्चिमी जो मानसूनी क्षेत्र है, एशियाई क्षेत्र है, वर्षा के कारणों का यहाँ पे अध्ययन मानसून के कारण ही होगा। तो इसको समझने के लिए हम 2 प्रकार की चीज़ों को समझेंगे। पहला ये कि मानसून आता कब है, आरंभ कब होता है और स्थल की ओर कैसे बढ़ता है। दूसरा, मानसून में जो विच्छेद देखा जाता है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे देख लीजिए। इसको आई थिंक हम लोग कल ही देखते हैं, मानसून आरंभ और मानसून विच्छेद का। इसके बाद मानसून निवर्तन है, इसमें ऋतुओं का लय है, ठीक है। शीत ऋतु हो गया, शीत ऋतु में क्या क्या कंडीशंस होती हैं देखने को मिलती हैं, मानसून को यहाँ पे आपको समझना है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो भारत में मानसून की उत्पत्ति को भी, ग्रीष्म ऋतु में मानसून कैसे आएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो ऋतु है उसको भी समझना है। यानी कि बहुत अच्छे टॉपिक यहाँ पे आने वाले हैं। अरब सागर की जो मानसूनी पवनें हैं उसको समझना है आपको। जून से सितंबर में जो वर्षा होती है उसका पूरा डायग्राम यहाँ पे देखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे मानसून के निवर्तन की जो ऋतु हो गई, बंगाल की खाड़ी से मानसून जो आएगा। इसके बाद बहुत अच्छा टॉपिक है, और यहाँ से आपका हर बार इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाएगा, यहाँ से ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। वर्षा का वितरण हो गया, भारत में जो परंपराएं हैं ऋतु की,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आषाढ़ सावन असुन कार्तिक ये सारा चीज़ जो है हिंदी वाला कैलेंडर, ये याद रखिएगा। आखिर इंडियन है, आप भारतीय हैं, तो हिंदी वाले कैलेंडर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ये जलवायु का पहला पार्ट हो गया। इसके बाद हम लोग जलवायु का दूसरा पार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।